स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा चैप्टर है टैक्सेशन मैकेनिज़्म अंडर जीएसटी। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जीएसटी में डिफरेंट टाइप की जो टैक्सेस हैं, जैसे सीजीएसटी है या एसजीएसटी है या आईजीएसटी है, वो किस तरीके से लगाया जाता है, उसका कलेक्शन कैसे होता है। तो सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी आप पिछले वीडियोस में हाँ ये बात सुन चुके हैं और समझ चुके हैं कि सेंट्रल लेवल पे जो जीएसटी लगाया जाता है उसे हम सीजीएसटी कहते हैं। और स्टेट मतलब अगर स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज़ के अंदर अगर कोई सेल होगी, यानी कि इंट्रा सेल होगी, इंट्रा स्टेट सेल होगी, तो उसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाए जाते हैं। और किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा तो आईजीएसटी का प्रोविज़न है, राइट। तो सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, ये सारा जो सिस्टम है टैक्सेस का, ये डिफाइन किया गया या डिसाइड किया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जिसके बारे में आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जितनी भी इंट्रा स्टेट सेल हैं, सप्लाईज़ हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का इस्तेमाल होता है, यानी कि वो चार्ज किया जाता है। और जो भी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस हैं वो कहाँ पर अप्लाई होते हैं, जहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई होती है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे। अब रह गई बात, ये आप देख सकते हैं एक लिस्ट है, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल एंड नेचुरल गैस और एटीएफ। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी जीएसटी का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में ये डिसाइड हो सकता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा कि इनके ऊपर किस तरीके से जीएसटी चार्ज किया जाए। अब बात कर रहे हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो भी हो रिवर्स चार्ज बेसिस पर। तो रिवर्स चार्ज के बारे में आप लास्ट वीडियो में सुन चुके हैं कि रिवर्स चार्ज मींस कि जब एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कुछ कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंडेशन, ऑब्वियसली जीएसटी की जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर देयर आर सम पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होता है। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ये है कि अगर सप्लाई कि उसमें क्या होता है कि सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो रिसिपिएंट होगा, यानी कि जिसको सप्लाई की जा रही है, तो वो एक तरह से लायबल होगा जीएसटी के लिए। तो एक तरह से जिस तरीके से एक सप्लायर लायबल होगा है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर की बजाय द रिसीवर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द पर्टिकुलर अथॉरिटी और गवर्नमेंट। और तो उसके अलावा ये भी है कि सप्लायर को जीएसटी के मतलब अगर नॉर्मल केसेस में जो सप्लायर के ऊपर जीएसटी के प्रोविजंस लागू होते थे, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के चलते अब सप्लायर की बजाय रिसीवर पे लागू होंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, अगर टैक्स इज पेड बाय द रिसिपिएंट, ओके, तो ऑल द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉज शैल अप्लाई टू सच रिसिपिएंट। ऐसे रिसिपिएंट पे अप्लाई होंगे जिस ये मान के कि अगर यही पर्सन है जो लायबल है टैक्स पे करने का। हालांकि सप्लायर लायबल होता है, लेकिन इन दिस केस क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है, इसलिए रिसीवर को सारे प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम कहना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है लेवी ऑफ कॉम्पनसेशन सेस। क्या होता है कि जब जीएसटी अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो डेफिनेटली जो लास्ट जो अर्लियर टैक्स रिजीम था और जो जीएसटी है उनमें डिफरेंस था डेफिनेटली। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये एक कॉम्पनसेशन का प्रोविज़न दिया गया सरकार के द्वारा कि उनका जो भी रेवेन्यू का लॉस होगा बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, तो उन्हें 5 साल तक फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years उनको एक कॉम्पनसेशन का प्रोविज़न होगा। तो वो कॉम्पनसेशन का क्या सीन रहेगा, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन सेस जो है वो लगाया जाएगा सरकार राज्य सरकारों के द्वारा, जिसके तहत उनका जो ये कॉम्पनसेशन है वो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा। तो एक तरीके से उन्हें ये अधिकार दिया गया कि वो कॉम्पनसेशन सेस लगा सकते हैं, क्योंकि उनके रेवेन्यू का जो लॉस है उसको रिकवर करने के लिए, ओके।
एक चीज़ और है इसी से रिलेटेड कि इस तरीके का कोई भी सेस नहीं लगाया जाएगा उन सप्लाईज पर और उन टैक्सेबल पर्सनस पर जो कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत आते हैं। लास्ट वीडियो में आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिसमें स्मॉल जो ट्रेडर है या स्मॉल मैन्युफैक्चरर है या स्मॉल बिजनेसमैन है, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर पर्टिकुलर एरियाज़ में की हम बात करें तो वहाँ 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उनमें 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कॉम्पोजिशन फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसके ऊपर ये सेस अप्लाई नहीं होगा। नो सच सेस विल शैल बी लेबल ऑन सप्लाईज मेड बाय सच पर्सन। इसके अलावा जो ये सेस लगाया जाएगा उसके लिए टैक्सेबल वैल्यू जो होगी, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, जिसमें जो सप्लाई का वैल्यू है वही ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उसी के ऊपर ये सेस लगाने का प्रोविज़न रहेगा। अब एक लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, गुड्स विच आर सब्जेक्टेड टू सेस एंड देयर रेट्स ऑफ सेस। ये पर्टिकुलर गुड्स हैं जिनके ऊपर सेस लगाने का प्रोविज़न है। जैसे मैंने 2 ही हाईलाइट किए हैं थोड़ा सा आपके आसानी के लिए, हालांकि आप सारे देख सकते हो और सारे ही आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने पान मसाला के ऊपर हाईलाइट किया है, मोटर कार जो कार होती है इंक्लूडिंग स्टेशन वैगन्स एंड रेसिंग कार्स, ठीक है, तो पान मसाला के ऊपर 135% ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है सेस भी लगाया जाएगा। रेट ऑफ सेस इसका 135% है, 135%। एंड मोटर कार्स के ऊपर है 15%। इस तरीके से और भी आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं इस लिस्ट में, जिसके ऊपर अलग अलग रेट से जो है सेस लगाने का प्रोविज़न है। ज़्यादातर में आप देखोगे कि 15 ही है। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम कॉम्पोजिशन सेस लगा सकते हैं। अब एक पॉइंट छोटा सा हम देखेंगे, दैट इज़ सिन टैक्स। सिन का मतलब कुछ गलत काम, तो ऑब्वियसली ये कुछ टैक्स जो लगाया जा रहा है या जो सिन टैक्स है वो क्या चीज़ है, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए है जिन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन जो है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूँ लगा लो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एक तरीके से सोसाइटी के मतलब सोसाइटी के बेनिफिट में नहीं है ऐसे प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन, जैसे अल्कोहल है, जैसे पान मसाला है, टबैको है। तो इन प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन को एक तरह से डिस्करेज करने के लिए ये एक तरह का टैक्स लगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सिन टैक्स है। ये एक एडिशनल चार्ज है, राइट। जीएसटी के अलावा ये एक एडिशनल चार्ज है जो ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे लगाया जा रहा है विच आर नॉट बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, विच आर कंसिडर्ड टू बी बैड, हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए बैड हैं। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, जैसे अल्कोहल है, टबैको है, गैम्बलिंग है, तो इसके लिए इन चीज़ों पर एक एडिशनल चार्ज लगाया जाता है। दिस इज़ नॉन एज सिन टैक्स। उसके अलावा एक थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया है, इन एडिशन टू लेवी ऑफ जीएसटी के अलावा टोबैको वाला के सीन पहले भी आ चुका है, कई वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि टोबैको पर जीएसटी के अलावा एडिशनल चार्ज जो कि एडिशनल जैसे एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी लगाई जाती है, और अभी आपने देखा होगा पान मसाला वगैरह के ऊपर भी कंपोजिशन सेस भी था। खैर वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन सिंटैक्स की हम बात करें तो सिंटैक्स जैसे टोबैको है या और इस तरीके की चीज़ें हैं उन पर लगाने का प्रोविज़न है। नाउ वी कम टू द पॉइंट दैट इज़ कलेक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी कलेक्ट कैसे करते हैं? तो जीएसटी जो कलेक्ट किया जाएगा वो उसी तरह डेफिनेटली जो भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा प्रोविज़न बनाए गए हैं तो उसके हिसाब से, उन नियमों के हिसाब से टैक्सेबल जो पर्सन होगा ही और शी विल कलेक्ट द पर्टिकुलर जीएसटी ऑन द सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। जो भी गुड्स इंपोर्ट होती हैं आईजीएसटी के हिसाब से, क्योंकि आईजीएसटी कहाँ पर लागू होता है, एक तो इंटर स्टेट सप्लाई पे और एक इम्पोर्टेड गुड्स पे, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे। तो जो कस्टम टैरिफ एक्ट है एक 1975, उसके हिसाब से ये आईजीएसटी इंडिया में जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 ऑन द
ट्रांजैक्शंस वैल्यू जो भी रहेगी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी रहेगा उसके ऊपर IGST इस तरीके से हम लगाएंगे। रेट्स ऑफ GST, अब रेट्स GST के रेट्स क्या हैं, तो डेफिनेटली GST काउंसिल ही डिसाइड करेगी कि रेट्स क्या रहेंगे। और आप देख सकते हैं 5, 10, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है। GST काउंसिल डिसाइड करती है कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं जिन पर GST लगाया जाना है और कौन सी ऐसी हैं जो एग्जेप्टेड हैं, राइट। दूसरी बात, रेट्स कौन कौन से रहेंगे GST के, जैसे अभी मैंने आपको बताया 5, 12 या 18 या 28 किस तरह की गुड्स पे किस तरह का रेट्स रहेगा। और कोई अगर स्पेशल रेट या और कोई रेट्स लगाना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, सरकार को एडिशनल रिवेन्यू की ज़रूरत होती है, तो वो एडिशनल सोर्सेज, ऑब्वियसली टैक्स ही एक सोर्स ऑफ इनकम है सरकार का, तो इसके थ्रू सरकार जो है GST स्पेशल रेट से एक्स्ट्रा जो इनकम जनरेट करने के लिए, एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट करने के लिए लगा सकती है। जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी है, यानी कोई मुसीबत आ गई है कुछ, जैसे अब कोरोना है, तो ऑब्वियसली ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिसमें सरकार को बहुत पैसे की ज़रूरत होती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए और सोसाइटीज़ को और देश को स्मूथली रन करने के लिए। इन दैट केस इस तरीके के स्पेशल रेट्स का भी प्रोविज़न जो है वो GST काउंसिल ही रिकमेंड करती है। CGST और SGST के जो रेट्स हैं डेफिनेटली GST काउंसिल के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, बट किन चीज़ों को देखकर, एक तो हमें कितना रेवेन्यू चाहिए, दूसरा हमारे पर टैक्स की टोटल का टैक्स बर्डन, अगर हम GST जो एक रेट से लगाते हैं तो उसका पब्लिक पर क्या बर्डन आएगा, और पब्लिक उस टैक्स को कितने मतलब किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि डेफिनेटली जब जनता ने टैक्स देना है तो एक एक्सेप्टेबिलिटी का जो उसका एक जो माइंड सेट है वो भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग रेजिस्ट करते हैं इस तरीके की चीज़ों को। डेफिनेटली टैक्स कोई भी खुश होकर देना नहीं चाहता, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बट फिर भी सरकार को इस तरह की चीज़ों को भी एक तरह से माइंड में रखना पड़ता है। रेट्स ऑफ GST जैसे कि कुछ असेंशियल आइटम हैं तो 0% है, कॉमनली यूज गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो वो 5% हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो 12% में आती हैं। इसी तरह से कुछ स्टैंडर्ड गुड्स हैं जो RNR के तहत आती है। अब मैं RNR के बारे में भी बताने वाली हूँ, तो वो 18% हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी गुड्स जो लग्जरियस आइटम भी हैं और थोड़ा सा वही वाली बात जो अभी सोसाइटी की मैं बात कर रही थी, तो 28% भी है, और कुछ सेसेस भी लगेंगे, जैसे टोबैको की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ RNR, रिवेन्यू न्यूट्रल रेट। रिवेन्यू न्यूट्रल रेट का जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रिवेन्यू को न्यूट्रल करने के लिए जो रेट फिक्स किया जाए। देखो अर्लियर जो टैक्स रिजीम था जिसमें वैट था और सैंड वैट था, उसमें ऑब्वियसली जब GST में हमने चेंज किया, शिफ्ट किया, स्विच किया, तो सरकार के रिवेन्यू में ऑब्वियसली अप एंड डाउन तो रहना ही था, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा मेजर कोई चेंज ना आए और सरकार को जो रिवेन्यू पहले मिल रहा था, यानी जो आय पहले हो रही थी टैक्सेस से, ऑलमोस्ट वो आय ज़रूर हो, उसके लिए उसको मद्देनज़र रखते हुए जो टैक्स के रेट्स डिसाइड किए जाते हैं या जो रेट फिक्स किया जाता है उसे रिवेन्यू न्यूट्रल रेट कहा जाता है, ठीक है। रिवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब होता है कि पहले वाली आय यानी अर्लियर टैक्स रिजीम के अंतर्गत सरकार की जो रिवेन्यू थी उसके हिसाब से जो आय थी, उस आय को मेंटेन कैसे किया जाए, तो किस तरीके से टैक्स लगाया जाए या कौन सा रेट डिसाइड किया जाए, दैट इज़ रिवेन्यू न्यूट्रल रेट। मतलब वो रेट ही रिवेन्यू न्यूट्रल रेट कहलाता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप एक छोटा सा एक पॉइंट देख सकते हैं, RNR क्या है, एक नॉन प्रोफेशनल टर्म है जो ये बता रहा है कि ऐसा रेट जो अलाउ करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टू सस्टेन द करंट रेवेन्यू, जो भी उनका रेवेन्यू रहा है उसको मेंटेन, उसको बनाए रखना फ्रॉम टैक्स कलेक्शंस, जो ऑब्वियसली टैक्स जो कलेक्ट करेंगे उससे, एंड देयर आफ्टर टेकिंग इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को आपने देखना है कि आपके जो लॉसेस हैं, और अब देखो आप GST में बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो मर्ज हो गए हैं,
ठीक है। तो जो टैक्सेस पहले इतने सारे लगा करते थे अब वो बंद हो गए, एक जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी का टैक्स इस हिसाब से रखना पड़ेगा ना कि वो पहले वाले जो टैक्सेस बंद कर दिए गए हैं या कम कर दिए गए हैं या कुछ प्रोडक्ट्स पे ही रह गए हैं, उसका जो असर सरकार की आय पर पड़ा है उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, मतलब उसका विपरीत कोई असर ना हो, इसके लिए रिवेन्यू न्यूट्रल रेट डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बात आरएनआर की। कुछ छोटी सी बातें एक दो और भी हम कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आरएनआर को डिटरमाइन करते हैं। जैसे ओब्वियसली आरएनआर को डिसाइड करने से पहले हम ये देखेंगे ना कि पुराने टैक्स कौन कौन से थे, उनके रेट्स क्या क्या थे, और उस हिसाब से कितनी इनकम सरकार को होती थी, चाहे वो सरकार केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो। अभी जो जीएसटी के हिसाब से अगर मान लीजिए पर्टिकुलर रेट ये वाला लगाते हैं तो सरकार को उसके कंपैरेटिवली आय कितनी कम या कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक जनरल सी बातें हैं, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहती। इसको हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो अभी जीएसटी की बात करेंगे हम। जीएसटी में कितने तरह के टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं उसके जीएसटी के, तो आप बता चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। सेंट्रल जीएसटी यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ओके, और एक आईजीएसटी भी है जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहले हम बात करेंगे सीजीएसटी की। तो सीजीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, और इट इज़ गवर्नड, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो है ये किसी भी राज्य की सीमाओं के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का ट्रांसफ़र होता है या सप्लाई होता है उस पर लगाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके ऊपर जो मतलब ये केंद्र सरकार के अधीन ये वाला टैक्स आता है। ओके, उसके अलावा फिर हम बात करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट इज एसजीएसटी। एसजीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी, राइट। तो ये कहाँ पे लागू होता है, ये भी एक राज्य की सीमाओं के अंदर अगर हम वस्तुओं या सेवाओं का सप्लाई करते हैं देन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। तो एक तो हो गया सीजीएसटी और एक हो गया एसजीएसटी। ये दोनों ही एक राज्य की सीमाओं के अंदर की सप्लाई के लिए यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर इम्प्लीमेंट होते हैं। एसजीएसटी के ऊपर जो राइट होता है वो हमारी राज्य सरकार का है। सो इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एंड एक छोटा सा मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है कि पुराना जो सिस्टम था वैट का, वहाँ उस समय क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर हमें कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं था। लेकिन क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक पर टैक्स तो पहले पे किया है ना, जब हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा है उसी या जो भी हमारा स्टॉक बचा है तो तैयार हुआ है और उसमें से जो बिका नहीं है दैट इज़ आवर क्लोजिंग स्टॉक ना, तो उस क्लोजिंग स्टॉक पर हम टैक्स तो दे ही चुके हैं। तो अर्लियर सिस्टम में ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविज़न हो, लेकिन इस नए सिस्टम में, इस जीएसटी में हमें ऐसा प्रोविज़न मिला हुआ है। नेक्स्ट इज आईजीएसटी। आईजीएसटी विच इज़ इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ये सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी को प्लस करके किया जाता है। मतलब आईजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं देन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। और ये भी केंद्र सरकार द्वारा ही केंद्र सरकार के अधीन है। इट इज़ गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल ही उस पर टैक्स लगाएगी और कलेक्ट करेगी आईजीएसटी। और इम्पोर्ट्स पर भी आईजीएसटी का ही प्रोविज़न है। और सिमिलरली जो भी आईजीएसटी की रेवेन्यू होता है, जो प्रोसीड्स होती हैं, वो बांट दी जाती है स्टेट्स के अंदर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ये चीज़ें सप्लाई होती हैं तो वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पर जीएसटी के प्रोसीड्स यानी कि जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो डिफरेंट स्टेट्स में, जो भी कंसर्न स्टेट्स हैं उनमें
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब हम थोड़ा सा IGST के पर मैं दोबारा या डिटेल में जाना चाहूँगी। इसके लिए मैंने एक अलग से टॉपिक चुना है जिसमें IGST को थोड़ा सा डिटेल बताई गई है। जैसे कि IGST का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST का जो स्कोप है वो जो है जो मॉडल है वो ये है कि सेंट्रल जो है उसको लगाएगा और ये इक्वल होगा CGST और SGST के, ठीक है, उसको प्लस करके। और जो पावर है GST लगाने की वो किसके पास है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। सो एक सेपरेट इंटीग्रेटेड IGST मतलब सेपरेट IGST एक्ट बनाया गया है डिटरमाइन करने के लिए कि ये कौन सी सप्लाई होगी। और इंटरस्टेट सप्लाई में किस सप्लाई को आप एक तरह से इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे, तो ऑब्वियसली लोकेशन के आधार पर ही हमारा जो डेस्टिनेशन बेस्ड है ना हमारा GST, तो हमारे लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं चेक करनी, उसी के आधार पर टैक्स लगेगा। और इंटरस्टेट जो सप्लायर होगा वो ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन जो भी हम वैल्यू ऐड करता जाएगा उसके ऊपर ये लगता जाएगा। और फिर आगे उस चेन में हर मोड पर, हर स्टॉपेज पर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविज़न भी है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ पे ले जाना चाहूँगी। जो हमारा एक्सपोर्टिंग स्टेट है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है वो स्टेट जो डिलीवरी दे रहा है यानी सप्लाई कर रहा है। एक्सपोर्टिंग स्टेट क्या करेगा, सेंटर को SGST का क्रेडिट देगा, ठीक है, ओके। IGST जब पे करेगा तो SGST जो उसने पे किया होगा वो एडजस्ट करेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टिंग डीलर है यानी कि जो स्टेट इंपोर्ट कर रहा है यानी एक स्टेट से जो सप्लाई ले रहा है वो IGST का क्रेडिट लेगा, डिस्चार्ज करेगा जब वो अपना आउटपुट टैक्स यानी कि जब हम इनपुट GST देते हैं और उसका क्रेडिट हम कब लेते हैं, आउटपुट GST के समय। तो डेफिनेटली एक्सपोर्टिंग स्टेट इस समय इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है, लेकिन इम्पोर्टेड स्टेट तब लेगा जब वो आगे फर्दर इसको सप्लाई करेगा, ठीक है। और IGST का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट स्पेसिफिक है, यानी कि अगर एक बिजनेसमैन अगर पंजाब से हरियाणा में सप्लाई कर रहा है तो उसको पंजाब और हरियाणा दोनों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। अगर एक टैक्स पेयर है जैसे कि वो उसका बिजनेस दिल्ली में है और सप्लाई कर रहा है हरियाणा को, ही विल ऑब्टेन IGST रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली इफ़ द सेम पर्सन हैज़ ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन पंजाब एंड सप्लाई गुड्स फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा, ही विल ऑब्टेन अनदर। मतलब कहने का यही है कि अगर आप एक ही एरिया में अंदर कर रहे हो तो आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हो तो आपको दूसरी जगह का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, यानी कि स्टेट स्पेसिफिक है। जिस स्टेट में आप बिजनेस करेंगे ना रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ का भी लेना होगा। और उसके अलावा थोड़ी सी एक दो बातें मैं यहाँ से भी लेना चाहूँगी। जनरल तो हम कर चुके हैं इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। जैसे कि बीच बीच में मैं एक बार रैंडमली ले रही हूँ, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हैं या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो सेल्स को है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना। ज़ीरो रेट सप्लाई किसको बोलते हैं, जो एक्सपोर्ट किया जाता है या फिर जो सेल्स को सप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पर ज़ीरो रेट सप्लाई लगती है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स जो हैं सर्विसेज की या गुड्स की, अगर वो किसी भी टैक्सेबल टेरिटरी में किसी भी टैक्सेबल एरिया में की जा रही है, पर अगर वो इंट्रा स्टेट नहीं है तो समझ लीजिए कि वो इंटर स्टेट है, सिंपल सी बात है ये, ओके। और इसके अलावा इसमें ये जस्ट नॉर्मल सी बातें हैं। इंटर स्टेट जो है रिसिपिएंट शैल अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट GST का आपको प्रोविज़न कब मिलेगा, जब आप अपना आउटपुट GST दोगे तो आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा, ओके। और ये इसको हम आगे ख़त्म करते हैं, अब इसमें और ज़्यादा सी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया था हमारा IGST, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल करना चाह रही थी तो मैंने कुछ पॉइंट्स वहाँ से लिए। UTGST क्या है, यानी कि यूनियन टेरिटरी GST। तो हमारी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें भी ऑब्वियसली GST लागू होता है। तो 5 यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं जिसमें हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा नागर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव, राइट। तो ये जो हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज़, इसमें इसके ऊपर जो है अलग से UTGST अप्लाई होगा, ओके। अब रह गई दो, कौन सी वाली, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये भी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इसके ऊपर SGST लागू होगा,
फिर से बता रही हूँ, इन 5 पर तो होगा यूटी जीएसटी और दिल्ली और पुडुचेरी पर होगा SGST। उसका रीज़न ये है कि ये जो 5 हैं इनका अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं है, बट दिल्ली का और पुडुचेरी का सेपरेट लेजिस्लेचर है। तो जिसका लेजिस्लेचर होता है जिस एरिया का, ये ऑब्वियसली अगर आप स्टेट की बात करें तो डेफिनेटली स्टेट का लेजिस्लेचर होगा, तभी वहाँ SGST लागू होगा। यानी SGST लागू होने के लिए क्या ज़रूरी है, हमारा अपना लेजिस्लेचर होना। तो वो इन दोनों एरियाज़ का है, इसलिए इस पर SGST और इनके ऊपर UTGST लागू होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, और बस इसके अलावा यही बताना है कि UTGST का मतलब क्या हुआ कि एक यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सेल हुई है, जो सप्लाई हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसी की बाउंड्री के अंदर जो हुई है, तो वहाँ UTGST लागू होगा। जैसे SGST क्या था या CGST क्या था, CGST और SGST कहाँ लागू होते थे, इंट्रा स्टेट सप्लाई में। तो UTGST कहाँ लागू होगा, यूनियन टेरिटरीज, इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट हम चल रहे हैं, अब थोड़ा सा हम इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे और इससे हमारे को क्लियर हो जाएगा कि इन सब का क्या सिस्टम है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि इन तीनों तरह के टैक्सेस में डिफरेंस बताइए, तो हम बेस देखेंगे कि टैक्स कौन इम्पोज करता है। तो CGST कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसको करता है, SGST को। और IGST किसके अधीन है, हमारी केंद्र सरकार के अधीन। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट इज टैक्सेस दैट इट विल रिप्लेस। इसने किन किन टैक्सेस को ख़त्म किया है। CGST ने हमारा सैनवेट ख़त्म किया है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स ख़त्म किया है, सर्विस टैक्स ख़त्म किया है, एक्साइज ड्यूटी, CVD यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, कुछ और भी हैं, SAD है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है, AD ही है, एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, कुछ इनडायरेक्ट तरह की ड्यूटीज़ हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको ख़त्म कर दिया जो सेंट्रल लेवल पे थे। स्टेट GST ने ख़त्म किया है VAT यानी एक सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, ये सब टैक्स आप फर्स्ट चैप्टर में एक बार पहले लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। सेंट्रल सेल टैक्स जो हमारा IGST है, उसने CST को जो है रिप्लेस किया है, जो IGST, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी। ये कहाँ पर एप्लीकेबल है CGST, इंट्रा स्टेट सप्लाई में, राइट। ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई में और ये इंटर स्टेट सप्लाई में, ठीक है, और इम्पोर्ट्स पे भी लागू होता है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको मिल जाता है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसको ध्यान रखना, हमें अगर हम CGST पे करते हैं तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके अगेंस्ट मिलता है। मतलब हमने ऑब्वियसली CGST पहले पे किया होगा एंड IGST, अगर IGST भी पे किया है तो हमें CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। फिर से बता रही हूँ, ये CGST का क्रेडिट आपको किसके अगेंस्ट मिलेगा, यानी कि ये आउटपुट जब हमारा GST होगा उसके लिए जो हमने CGST चार्ज यानी टैक्स दिया होगा, कब, जब हमने सप्लाई ली होगी, यानी इनवर्ड सप्लाई, उसमें या तो CGST दिया होगा और IGST दिया होगा, तो वो उसके अगेंस्ट चार्ज होगा ये, ठीक है। जो हमारा स्टेट GST है, तो स्टेट, एक तो स्टेट ले ही लेना, इसको याद करने का तरीका यही है कि जैसे यहाँ पे था ना, हमने CGST था, तो CGST तो है ही है, साथ में IGST है, ये ध्यान में रखना। और जो SGST है वो SGST तो है ही है, लेकिन IGST है। सेंटर और स्टेट एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे। और हमारा जो IGST है, अब IGST में दोनों आ गए, सेंटर भी आ गया, स्टेट भी आ गया, और IGST तो है ही है। तो एक तरीके से इसको ऐसे हमने ध्यान में रखना है। टैक्स रिवेन्यू शेयरिंग, यानी कि इसकी पैसा किसके पास जाता है, CGST का जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, SGST का जाता है स्टेट के पास, और ये जो जाता है IGST, ये बंटता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज़ एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि CGST कहाँ नहीं लगता है अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, 20 लाख तक है। ये भी सेम केस है, यहाँ पर एग्जेम्पशन लिमिट अभी तक नहीं डिफाइन की गई। कॉम्पोजिशन स्कीम का अगर आप फ़ायदा ले रहे हैं,
वो कब ले रहे हैं और कब CGST लागू नहीं होगा? अगर आप 1.5 करोड़ से कम आपका टर्नओवर है तो फिर CGST ज़रूरत नहीं है लगाने की, वो दूसरे तरीके का टैक्स होगा या दूसरे तरीके से टैक्स लगाया जाएगा, नॉमिनल सा रेट है उससे टैक्स लगाया जाएगा। सेम केस यहाँ पे है। कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो इंट्रा स्टेट पर अवेलेबल है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। जो IGST है वो तो लगता ही इंटर स्टेट पर है, तो इसका मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम तो ये अप्लाई होगी ही नहीं। फ्री सप्लाईज का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री या 25% एक्स्ट्रा, दीज आर फ्री सप्लाईज। तो CGST उस पर भी लगता है, SGST उस पर भी लगता है, लेकिन हमारा जो GST है ये वाला भी IGST भी तीनों मतलब कहने का है कि फ्री सप्लाईज पर तीनों तरह के टैक्स लगते हैं। एंड लास्ट वन इज़ रजिस्ट्रेशन आपको करवाना नहीं है अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, यहाँ पे भी नहीं करवाने की ज़रूरत। वो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, मैंडेटरी है अगर सप्लाई जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हो। ऑब्वियसली IGST का जो है IGST लगता ही तभी है जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब सप्लाई जो है वो हमारी मैंडेटरी है। अब हम बात करेंगे ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो। ये देखो क्या पूछ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ GST, वही चीज़ पूछ रहा है बार बार। इसमें ये सब जो कर चुके हो, बस मैं आपको ये लास्ट वाला पॉइंट बताना चाह रही हूँ कि क्रेडिट का हम कैसे ले सकते हैं। ये अभी अभी आपने यहाँ डिस्कस किया ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट CGST है ना, तो वही चीज़ है। आप देखोगे SGST है तो SGST तो है ही है, IGST है। हमारा CGST है तो CGST तो होगा ही, IGST होगा। और UTGST है तो UTGST तो होगा ही, लेकिन IGST होगा। और अगर IGST हो तो IGST में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा एंड ये भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आपने ये देखा कि कितने तरह के टैक्स होते हैं, किस तरीके से कलेक्शन होता है, क्या रेट हैं, कॉम्पोजिशन सेस क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।